यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में हैं और बिहार में छाए हुए हैं। ऑपोजिशन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और बुलडोजर अटैक कर रहे हैं। 3 रैलियां हैं, तीनों जगह उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। और इसी बीच बिहार के लोगों पर बाबा के फेवरेट बुलडोजर का क्रेज भी सर चढ़कर बोला है। मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बिहार का सियासी वॉर, योगी का बुलडोजर वार। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। चारा, माफिया, लालटेन, बाबा के ट्रिपल टारगेट। ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं। ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। बिहार के सियासी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। योगी जहां जा रहे हैं, आरजेडी के माफिया राज और जंगल राज पर करारा प्रहार कर रहे हैं। योगी का ये तेवर और ये अंदाज बीजेपी समर्थकों में सुपरहिट है और उनका क्रेज दिन ब दिन बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। चंपारण में चुनाव प्रचार के लिए जैसे ही सीएम योगी हेलीकॉप्टर से उतरे, योगी योगी के नारे गूंज उठे। यही वजह है कि योगी हर दूसरे दिन बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज एक बार फिर योगी बिहार पहुंचे और आरजेडी कांग्रेस के गठजोड़ पर ताबड़तोड़ हमले किए। एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। योगी के तरकश में बटेंगे कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे धारदार तीर हैं, जो बिहार की जनता के दिलों को घायल कर रहे हैं। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। गया में तो योगी की रैली में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां योगी को बुलडोजर की सलामी दी गई। रैली में बुलडोजर बाबा की गूंज के बीच योगी ने बुलडोजर की ताकत का जिक्र किया और बताया कि कैसे इसने यूपी के माफिया राज को मिट्टी में मिला दिया। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया आज वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। जाहिर है बिहार चुनाव में सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि सीएम योगी युवाओं में खास लोकप्रिय हैं, तो महिलाओं के बीच भी उनका क्रेज है। इसका कारण है यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति और उसे अमल में लाने के लिए बुलेट और बुलडोजर जैसे हथियार। किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ इकलौता चेहरा नहीं है जो बिहार के अंदर महागठबंधन की टेंशन बनाओ। एक और चेहरे हैं, वो चेहरे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में लालटेन बुझाने का प्रण किया, आरजेडी पर सीधा निशाना साधा, तो हेमंत बिस्वा शर्मा लालू यादव को बाबर और औरंगजेब बता रहे। बिहार के बेतिया में थे आज असम के सीएम, उन्होंने बयान दिया तो इसी बयान पर हंगामा हुआ और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई। ये लालू, ये मुलायम, ये लोगों ने कितना कोशिश किया कि राम मंदिर ना बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और राम मंदिर बन गया। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान ने बिहार के सियासी रण में नई चिंगारी भड़का दी है। दरअसल हेमंता ने बिहार के बेतिया में एक चुनावी रैली के दौरान लालू यादव का नाम लेकर उन्हें बाबर, औरंगजेब जैसा राम मंदिर का दुश्मन बताया और देश से भगाने की बात कह दी। ये लालू, ये मुलायम,
ये लोगों ने कितना कोशिश किया कि राम मंदिर ना बने, लेकिन हमारा भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बाबर को धक्का देके वहां से निकाले और राम मंदिर बन गया। हम हिंदू अगर एक होकर रहेगा ना, हमारा पूरा भारत से एक दिन ये बाबर और औरंगजेब लोगों को भागना पड़ेगा। हेमंता ने आरजेडी चीफ लालू की तुलना मुगलों से की तो नई टेंशन शुरू हो गई और महागठबंधन की पार्टियां बौखला गई। वहीं एनडीए की तरफ से हेमंता के बयान को 16 आने सच ठहराया गया। इस तरह की भाषा बिहार में लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार का नौजवान, बिहार का आम आवाम हर घर नौकरी चाहता है। नफरत की राजनीति से लोग कोसों दूर चले गए हैं। ये लड़ाई विकास बनाम विनाश की है और बिहार की जनता विकास के साथ है। फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी आगामी चुनाव में जो परिणाम आएगा वो नीतीश कुमार जी के लिए फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को न राम से मतलब है न सनातन से मतलब है। इन लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पे केवल मार्केटिंग से मतलब है, राम को बेचने से मतलब। इस देश के सारे हिंदू इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को समझ रहे हैं। मुसलमान भी जो पढ़े लिखे हैं और समझ रहे हैं कि इनकी भलाई की बात नहीं करते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनको उकसाते हैं। तब बिहार के मुसलमान भी, देश के मुसलमान भी उनके उकसावे बहकावे में नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाबर औरंगजेब के बहाने विरोधियों पर वार किया है। हिमंता ने 2 दिन पहले भी एक चुनावी रैली में बाबर औरंगजेब जैसे लोगों को देश का कलंक बताया था। ओसामा, बाबर, औरंगजेब ये सब देश का कलंक है। ओसामा तो मानव जाति का कलंक है, बाबर औरंगजेब कलंक है और ये लोगों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। मगर बेतिया में उन्होंने राम मंदिर के बहाने लालू यादव पर निशाना साधा तो दूसरे चरण के मतदान से पहले नया घमासान शुरू हो गया। बेतिया से धनंजय द्विवेदी और पटना से सनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात एक और बड़े विवाद की। आज राष्ट्रगीत पर पूरे दिन हंगामा रहा। बड़ी बात यह कि जिस दिन देश को अपने राष्ट्रगीत पर उत्सव मनाना था, उसी दिन ये विवाद शुरू होता है। और विवाद की जड़ में थे वो कट्टरपंथी नेता और वो कट्टरपंथी मौलाना जिन्हें राष्ट्र धर्म से ज्यादा अपना धर्म प्यारा लगता है। आज़ादी की लड़ाई में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो है ज़मीन की, सूरज की पूजा करना, इनका नमन करना कोई देश से गद्दारी, इसका मना करना नहीं करना देश से गद्दारी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हम पढ़ें या नहीं पढ़ें हमारी मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम असेंबली में, पार्लियामेंट में हमेशा जब भी पढ़ा जाता है हम खड़े होकर इसका सम्मान करते हैं। हमको जबरदस्ती आप नहीं बढ़ा सकते सर। लेकिन ये कहा कि आपको न्योता दिया गया था और उस न्योता के बाद भी आप, यानी आपने शरबत जरूर भिजवाया वहाँ। मैंने शरबत भिजवाया ना उनको, मैंने उनका वेलकम किया। पढ़िए, खूब पढ़िए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, किसी को हमने रोका क्या मना कर रहे हैं पढ़ने से? पढ़िए ना जितना पढ़ना है। एक अबू आदमी चैलेंज कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के ही दूसरे जनाब राष्ट्रभक्ति का दंभ भर रहे हैं। ये इतनी पुरानी कंट्रोवर्सी, तकरीबन इसको 100 साल हो गए। ये अभी क्यों उठाया जा रहा है जब इलेक्शन हो रहे हैं? हमारी सरकार को सिवाय हिंदू मुसलमान करने के दूसरा काम तो है नहीं। मालूम है कि मुसलमान जमीन की पूजा नहीं कर सकता, नहीं अलाउड है। अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे सकता है, अपना खून दे सकता है, अपने आप को कुर्बान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वहीं मौलाना साहब भी राष्ट्रगीत न गाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, अल्लाह की दुहाई दे रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी गाएंगे कि नहीं गाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे? बिल्कुल नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ है। वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम माँ तुझे नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं तेरे सामने, तो हम तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाते नहीं हैं। अगर आपने बीजेपी के इस मिशन के साथ आप खड़े हो गए तो आप इस्लाम के नहीं बचेंगे। अब हम यही कह सकते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि आए, राष्ट्रगान का मान समझ में आए। जब देश के राष्ट्रगीत पर ही कुछ लोग सवाल खड़े करने लगें तो क्या किया जाए? ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए? अव्वल तो राष्ट्रगीत पर विवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया है कि पीएम को बताना पड़ा कि आखिर राष्ट्रगीत के साथ हुआ क्या था, इसे बांटा कैसे गया। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे।
प्रधानमंत्री ने जो बहस छेड़ी है वो मूल वंदे मातरम और उसके मौजूदा स्वरूप पर है। पीएम जिन्ना जैसे लोगों के दबाव में राष्ट्रगीत को छोटा कर देने का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसके इकबाल से ये उम्मीद विश्वास कायम होता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। यूपी का जिला सहारनपुर, जहां से आदिल अहमद नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर तैनात था। श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है और पुलिस का दावा तो यहां तक है कि डॉक्टर आदिल, जो कि सहारनपुर का है, उसकी पहचान हुई सीसीटीवी फुटेज से और उसी के बाद हुई गिरफ्तारी। सहारनपुर से जैश का गुर्गा गिरफ्तार। पेशे से डॉक्टर आका मसूद अजहर। यूपी के सेंसिटिव जोन में से एक सहारनपुर से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। योगी फोर्स ने यहां से पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। जैश का ये गुर्गा पेशे से डॉक्टर है और इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। आदिल अहमद नाम के इस आतंकी डॉक्टर पर गंभीर आरोप है। इसने श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। श्रीनगर पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल पोस्टर लगाते नजर आया। आदिल अहमद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और करीब 6 महीने से सहारनपुर के अस्पताल में तैनात था। श्रीनगर पुलिस ने यूपी पुलिस और एसओजी की मदद से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। यहीं पर वो डॉक्टर आदिल अहमद थे जिन्हें यहाँ पर काम करते थे और जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उनकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से पता लगा है कि उन्होंने ही फुटेज ये वहाँ पर पोस्टर लगाए थे। आपको बता दें कि डॉक्टर आदिल अहमद के बारे में हमने यहाँ पर बात की तो सभी ने कहा कि उनका स्वभाव अच्छा था, उनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा था और सभी ने उनकी प्रशंसा की है। यहाँ पर वो अकेले रहते थे। 1 मार्च को उन्होंने यहाँ पर फेमस मेडिकल में यहाँ पर ज्वाइन किया था। दरअसल कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद श्रीनगर में तनाव फैल गया। पुलिस ने 28 अक्टूबर को इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले में सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर पुलिस और इंटेलिजेंस और भी अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कई डॉक्टर सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सभी पर अब सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है कि आप जब भी किसी व्यक्ति को या अपने काम पर रखें या अपने घर पे किराएदार रखें या अपने पास कर्मचारी रखें या हाउस हेल्प के रूप में रखें तो उस व्यक्ति का जो है एक बार पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। ये आपके लिए भी सेफ रहेगा और इसमें भविष्य में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। वहीं श्रीनगर पुलिस अब जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गे डॉक्टर आदिल को अपने साथ ले जाकर पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इसने सहारनपुर में रहते हुए किसी आतंकी गतिविधि की साजिश तो नहीं रची। सहारनपुर से नैनी जैन के साथ जी मीडिया। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक अपराधियों और बदमाशों की ऐसी ही शामत आई हुई है। यूपी में चुन चुनकर बदमाशों का खत्म किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी बदमाशों की नाक में ऐसी नकेल डाली जा रही है। कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की। ये दोनों तस्वीरें जरा आप देखिए कि कैसे अपराध और अपराधियों के खिलाफ दोनों राज्यों की पुलिस फोर्सेस ने एक युद्ध छेड़ दिया है। बदमाशों पर कड़ा प्रहार हो रहा है। ग्वालियर में पुलिस ने लालू यादव गैंग के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, हिस्ट्री शीटर का जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करके उसका भी जुलूस निकाला गया। रतलाम में हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। तो आजमगढ़ में एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया गया। बदायूं और कौशांबी में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया। ये दोनों प्रदेशों में बदमाशों के साथ क्या सलूक किया जाना, अंजाम क्या होगा, इसकी जीती जागती तस्वीर और मिसाल। यूपी टू एमपी अपराधियों की शामत आई। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा। मोहन फोर्स ने जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश में मोहन फोर्स चुन चुनकर अपराधियों और बदमाशों पर नकेल कस रही है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां लालू यादव गैंग के इनामी हिस्ट्री शीटर रिंकू कुमारिया को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया। इसने अपने 6 साथियों के साथ घास मंडी इलाके में 20 मिनट तक 35 राउंड फायर किए, लेकिन मोहन फोर्स ने इस गैंगस्टर का उसी जगह जुलूस निकालकर उसे सबक सिखाया। हिस्ट्री शीटर रिंकू के खिलाफ 5 जगहों पर 31 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। रतलाम पुलिस ने भी ग्वालियर वाला ही फॉर्मूला अपनाया। हर्ष कटोरा नाम के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर शहर में उसका जुलूस निकाला गया। हर्ष कटोरा पर भी 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ रासुआ के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं रतलाम से ही एक और बदमाश को पकड़ा गया है।
जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मेड इन स्पेन अवैध पिस्टल बरामद की है। अब मोहन फोर्स इस अपराधी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। मुझे जरा सूचना प्राप्त हुई थी कि स्टारकम में जो है उससे पिस्टल बरामद किया गया है और उसमें ये भी तथ्य को देखेंगे कि इसके लिंक कहाँ पर है। जहाँ पर भी इनके और लिंक जुड़ेंगे उन पर भी जो है शिकंजा कसा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन में है तो उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने अपराधियों के विरुद्ध तगड़ा युद्ध छेड़ रखा है। यूपी में लगातार क्रिमिनल्स के एनकाउंटर हो रहे हैं। आजमगढ़ में एसटीएफ और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया। मारे गए बदमाश पर आजमगढ़, जौनपुर, कुशीनगर समेत कई जिलों में चोरी, लूट, धोखाधड़ी और गौ तस्करी के कई मामले दर्ज थे और 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। यूपी के बदायूं में भी योगी फोर्स ने 25,000 के इनामी बदमाश सरताज का हाफ एनकाउंटर कर दिया। गौकशी करने वाले इस शातिर बदमाश की बदायूं पुलिस से मुठभेड़ हुई तो इसने अपने बचाव में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जब योगी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की तो सरताज अपने पैरों पर चलने से लाचार हो गया। कौशाम्बी पुलिस ने भी रेप के एक मामले में वांटेड आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस पर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन फोर्स हो या फिर यूपी की योगी फोर्स, अपराधियों पर तगड़ा प्रहार कर रही है और दोनों जगहों पर अपराधियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से है। तमाम सर्वे में दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट टॉप करता है, लेकिन दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पिछले 18 घंटों से यात्री परेशान। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें अभी भी वैसी बनी हुई। क्यों एयर ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, इस रिपोर्ट में वजह देखिए। भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, जहां दिन रात देश विदेश से सैकड़ों फ्लाइट्स आती जाती हैं, जहां मिनट मिनट पर टेक ऑफ और लैंडिंग होती है, वहां बीते 18 घंटे से भी ज्यादा वक्त से अफरा तफरी मची है। दरअसल गुरुवार रात से ही दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के अंदर से बाहर तक, डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल पैसेंजर तक सब परेशान दिखे। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि यात्रियों को सही वक्त से जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी। सर ऐसा कुछ मैसेज फोन तो आ रहे हैं, लेकिन एयर एजेंसी की तरफ से कोई भी मेरे को भी मैसेज नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी का कहना है कि एटीसी में ग्लिच की वजह से परेशानी हुई। जो ऑपरेशन सिस्टम से होता था उसे मैन्युअली करना पड़ा, लिहाजा सभी फ्लाइट 25 से 30 मिनट की देरी से चल रहे हैं। इसकी वजह से ज्यादातर फ्लाइट पर असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट हुई तो इसका असर बाकी एयरपोर्ट पर भी नजर आया। मैनुअल ऑपरेशन होने से फ्लाइट में 25 से 30 मिनट की देरी हो रही है, ये भी कहना है डायल का। और जब तक ये तकनीकी खामी दूर नहीं होती है तब तक फ्लाइट पर असर होता रहेगा। हालांकि अभी की बात करें, अभी हमने कुछ देर पहले तकरीबन 10 बजे की जो टाइमिंग थी उसके आसपास जब देखा तो फ्लाइट ऑपरेशन मैनुअल ही चल रहा था। हालांकि अधिकतर फ्लाइट में चेक बोर्डिंग हो रहा था, चेक इन हो रहा था, लेकिन इसमें जैसा डायल की तरफ से बताया गया है 25 से 30 मिनट की देरी से अधिकतर फ्लाइट चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी बताई गई। एटीसी को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था। एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज सिस्टम यानी एएमएसएस में गड़बड़ी थी। एएमएसएस प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। आपको बता दें कि दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट रोजाना 1500 से ज्यादा फ्लाइट मूवमेंट संभालता है, मगर एटीसी में गड़बड़ी के कारण हर तीसरी चौथी फ्लाइट में देरी की खबर आई, जिसकी वजह से यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। गुरुवार देर रात से ही ग्लिच की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ। दोपहर बाद भी सिस्टम सही नहीं हो पाया। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस ने पैसेंजर से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की गुजारिश की। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी और दिल्ली एयरपोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर देरी के लिए खेद जाहिर किया। देर शाम तक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इसी तरह की स्थिति बनी रही। देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली एनसीआर से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को स्कूल, बस स्टेशन, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों के पास से हटा करके शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस ना छोड़ा जाए जहां से उनको उठाया गया। जो बेजुबान जानवर है उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है।
अब तो देखिए कि आपके बाइट्स आई थिंक 100 गुना ज्यादा इस अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रहने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते वहां ना पहुंच सकें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का भी आदेश दिया है। सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे और सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेशों का सख्ती से पालन कराना होगा। कोर्ट ने 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट्स और हलफनामा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता और वकील ननीता शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और बीजेपी नेता मेनका गांधी भी फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं। आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेज अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेज वाली होनी चाहिए। पिटिशन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी की कोई एसएलपी मेरी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे जो केसेस जिन्होंने फाइल किए उसकी किसी की सुनवाई नहीं हुई और आपने इतना हार्श ऑर्डर पास कर दिया। ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता है। जस्टिस पारदीवाला ने क्या बोला, उसने कहा कि आप सारे कुत्ते को उठाए और जगह में रखें। ये वाला जजमेंट क्या बोलता है, आप 5000 कुत्ते सब जगह से उठाइए। अब 5000 कुत्ते अगर सब जगह से हटाएंगे, रखेंगे कहाँ? स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं खुशी है तो कहीं गम है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराह रहे हैं तो ज्यादातर डॉग लवर फैसले से नाराज हैं। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ, वो सही है। क्योंकि जो कुत्ते हैं मतलब वो गली में मतलब से फालतू होते हैं तो बच्चों को भी काट लेते हैं और एक इंसान को बार बार निशाना बनाते हैं। ये हमारे लिए भी मतलब काफ़ी नुकसानदायक है। और जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पे कुत्ते ज़्यादा संख्या में मौजूद होते हैं वहाँ पर उनको मतलब ले जाना चाहिए वहाँ से और उनकी मतलब वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। फिर डॉग्स को रेबीज़ वैक्सीनेशन करा के वापस वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ से लिया गया उन्हें, क्योंकि कुछ रेप केसेस में मैम रेप केसेस को सेव किया है डॉग्स ने। और मैम बहुत सारी रॉबरीज को भी रोकते हैं डॉग्स मोस्टली। सो मैम डॉग्स को जहाँ से लिया है वहीं पर रेबीज़ वैक्सीनेशन करा के वहीं वापस छोड़ देना चाहिए, वही सही होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 28 जुलाई 2025 को रेबीज से होने वाली मौत पर नोटिस लिया था। 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के आदेश दिए थे। 13 अगस्त 2025 को फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा गया था। 14 अगस्त 2025 को बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। 22 अगस्त 2025 को पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी के आदेश दिए गए थे। 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया और अब 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति। क्या यूपी की सियासत में मुस्लिम राजनीति की नई धुरी दिखने वाली और क्या अखिलेश यादव से अलग होकर आजम खान अपनी राजनीति का एक नया रास्ता तैयार करने वाले हैं? यह सवाल आजम और अंसारी फैमिली की मुलाकात के बाद उठा, जिसकी तस्वीर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चिंताएं जरूर बढ़ा दी। यूपी में 27 की रिसात, आजम अंसारी साथ। आजम की सीक्रेट मीटिंग, अखिलेश की टेंशन बढ़ी। क्या यूपी में पूर्व मंत्री आजम खान मुस्लिमों की अलग राजनीति शुरू करेंगे? क्या आजम यूपी के ओवैसी बनना चाहते हैं? क्या अखिलेश से गले मिलने के बावजूद आजम के मन में एसपी अध्यक्ष को लेकर गिले शिकवे हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त यूपी के सियासी गलियारों में जोर शोर से उठ रहे हैं।
आजम खान लखनऊ में आकर अखिलेश यादव के घर पर मुलाकात की है। लगभग 45 मिनट तक इन दोनों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन दोनों ने ही इस बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया। आजम खान ने लंबी चौड़ी पत्रकारों से बातचीत की, लेकिन कहीं भी इस बातचीत के बारे में जिक्र नहीं किया। पूछने पर उन्होंने कहा कि कुछ हाले दिल हमने सुनाया, कुछ हाले दिल उन्होंने सुनाया। इस सवाल की वजह है एक तस्वीर, जिस तस्वीर ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी और भतीजे सुहेब उर्फ मुन्नू अंसारी से मुलाकात की। अंसारी फैमिली से इस दौरान आजम खान ने राजनीतिक हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पूर्वांचल और पश्चिम के इन दो मुस्लिम नेताओं की मुलाकात अहम क्यों है, ये समझिए। एक तरफ आजम की पश्चिमी यूपी के मुस्लिम राजनीति पर अच्छी पकड़ है, दूसरी तरफ पूर्वांचल के मुस्लिम वोटर्स में अंसारी परिवार का ठीक नाम सिबगतुल्ला, अफजाल, अब्बास, मुन्नी जैसे राजनीतिक चेहरे आजम, तंजीन, फातिमा, अब्दुल्ला राजनीति में है। यानी पश्चिम के रामपुर से लेकर पूर्वांचल के गाजीपुर तक मुस्लिम राजनीति की एक नई धुरी दिख रही है। ऐसे में अगर आजम सच में नाराज हैं तो इस मुलाकात में संदेश छिपा जरूर है, क्योंकि अंसारी परिवार और आजम खान दोनों ही समाजवादी राजनीति में पुराना नाम है। और अगर ये दोनों मिलकर अलग राजनीति करते हैं तो अखिलेश के पीडीए से ए फॉर अल्पसंख्यक या एमवाई से मुसलमान अलग हो जाएंगे तो अखिलेश का वोट बैंक आधा हो जाएगा। 19% मुस्लिम वोट बैंक किसी से झटका किसी से जुड़ा तो राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। एक ऐसी खबर जो कि सवाल उठाने वाली है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर सरकारी जमीन अवैध रूप से खरीदने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि पार्थ पवार की कंपनी ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे वाली महार वतन जमीन खरीदी और 300 करोड़ की जमीन पर सिर्फ 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई। आरोप यह भी है कि 48 घंटों में 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर अवैध रूप से सरकारी जमीन खरीदने का आरोप लगा है। पार्थ की कंपनी पर जिस जमीन को खरीदने का आरोप है वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में है। आरोप है कि महार वतन की जमीन को खरीदते हुए पार्थ पवार की कंपनी को 48 घंटों के अंदर 21 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई। 300 करोड़ रुपए की जमीन खरीदते समय औद्योगिक नीति का लाभ उठाकर मात्र 500 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि शीतल तेजवानी ने कानून तोड़कर मूल मालिकों की पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्थ पवार की पार्टनर अमीडिया ने 300 करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीद ली, जबकि कंपनी की शेयर कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए थी। 22 अप्रैल 2025 को अमीडिया कंपनी ने IT पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर पार्थ, अजित पवार और दिग्विजय अमर सिंह पाटिल के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये 2025 में अभी मई महीने में कुछ तो उन्होंने दिग्विजय सिंह पाटिल, अमीडिया कंपनी, इन्होंने इनसे कुछ एग्रीमेंट किया है। हमें जैसे पता चला हमने लीगल एक्शन लेना चालू किया, हमने उन पे हरकत ले लिया तो हमें पता चला कि क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, वो पूरा स्कैम है। 300 करोड़ का पूरा स्कैम के पूरा स्कैम है 300 करोड़ का। ये लैंड अगर किसी गवर्नमेंट के अंडर में है तो डायरेक्टली इन्होंने ट्रांसफर कैसे किया? अगर उन्होंने ओनर को भी इन्होंने साथ में नहीं लिया, जो हम फार्मर लोग हैं इन्होंने इनको साथ भी नहीं लिया, हमें इन्होंने बोला तक नहीं है कि लैंड हम इनको दे रहे करके, ये बिना हमें पूछे ही इन्होंने कर दिया पूरा। ये महज 2 दिन में 24 अप्रैल को राज्य के उद्योग निदेशालय ने अमीडिया कंपनी की फाइल पर स्टाम्प ड्यूटी माफी को मंजूरी दी। जमीन खरीद का लेन देन सिर्फ 27 दिनों में पूरा हो गया। सबसे खास बात यह कि अमीडिया कंपनी ने 22 अप्रैल 2025 को एक IT पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। नए दस्तावेज हमको मिले हैं कि उससे ये हमको मालूम होता है कि उन्होंने पार्थ पवार जी जो है, जो यहाँ के डिप्टी CM है अजित पवार जी, उनके सुपुत्र है और उनका एक कंपनी है। वो अभी हमको 1 वीक हुआ ये सब बात। 2 दिन में अगर डिप्टी CM के लड़के की कंपनी के ऊपर कंपनी को अगर लैंड मिल सकता है तो हमारे पुरखों से 60-70 साल से हम लोग लगातार इस कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के हर दफ्तर में जाके कि हमारा लैंड हमारे पुरखों के नाम पर हो। आरोप है कि सिर्फ 48 घंटे में यानी 24 अप्रैल 2025 को उद्योग निदेशालय कंपनी को अनुमति दे दी। 300 करोड़ की जमीन खरीदते समय मात्र 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई। कानून के मुताबिक अगर महार वतन की जमीन बेचने का समय आता है तो सरकार को जमीन की कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है। आरोप है कि कोरेगांव पार्क की जमीन, जिसका बाजार मूल्य 1804 करोड़ है, 300 करोड़ में खरीदी गई।
पुणे के कोरेगांव स्थित 40 एकड़ का जो जमीन है वो जमीन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के लड़के पार्थ पवार बेकायदा तौर पे खरीदने का काम उन्होंने किया है। आप देख सकते हैं ये कोरेगांव पार्क इलाका है और इस इलाके में 40 एकड़ का जो प्लॉट है वो शेड्यूल कास्ट के लोग यानी कि महार वतन के जो लोग हैं उनकी ये जगह है, लेकिन कुछ सालों से ये ज़मीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अभी ये ज़मीन पार्थ पवार की कंपनी लेने की कोशिश कर रही है। कोरेगांव पार्क भूमि घोटाले पर जी मीडिया की खबरों पर सरकार ने संज्ञान लिया। अब पंजीकरण महानिरीक्षक भूमि घोटाले की जांच करेंगे। जमीन के लेन देन की सभी फाइलों की जांच की जाएगी। पंजीकरण महानिरीक्षक राजेंद्र मुथे जांच करेंगे। समिति को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया तो जमीन बेची किसने? स्टैंप ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता। तो मुझे आप पूछे तो समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है झूठ क्या है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने तक सवाल बरकरार रहेंगे, पार्थ पवार पर भी और शायद डिप्टी सीएम अजित पवार पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?